गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पेनिनसुलर प्लेटो को आधे डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स marks the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Okay, so आपको मैप में मैं और दिखा देता हूँ कि द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स ये वाला पोर्शन, ओके, जो हमारा प्लेटो है, हमारा डेक्कन प्लेटो है ना, जो उसका सबसे एज वाला पोर्शन है वो है हमारा ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। ओके, यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशंस ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में आपको हम इसके बारे में इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ये लाइन जा रही है, ओके, ये ईस्टर्न घाट की है और ये वेस्टर्न घाट की। आप अगर एक चीज अगर नोटिस कर रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो अरेबियन सी से जो अरेबियन सी की तरफ बिल्कुल एज पर है, हमारे जो हमारे इंडिया की बाउंड्री है उससे बिल्कुल एज से लगे हैं। Whereas अगर आप इस तरफ आएंगे इन द ईस्टर्न घाट तो ये हमारे कोस्टल एरिया से काफी दूर है। ओके, दोनों ईस्टर्न घाट। Western Ghat lies parallel to the western coast. They are continuous and we cross through passes only. The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. The Western Ghats जो हैं वो ईस्टर्न घाट से काफी ऊंचे हैं, मतलब उनका एलिवेशन जो हाइट है काफी ऊंची है। द एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters as against 600 meters of the ईस्टर्न घाट। अगर हाइट देखें हम एवरेज हाइट, एवरेज एलिवेशन, तो वो वेस्टर्न घाट का कितना है 900 से 1600 मीटर तक। whereas अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो सिर्फ 600 मीटर तक उसका एलिवेशन है। ओके, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining in the Bay of Bengal. अब आपको मैं मैप में शो कर देता हूँ। ये हमारा ईस्टर्न घाट्स तो सबसे पहले उसने एक चीज बताई थी कि कंटिन्यूस नहीं है ना। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन है, यहाँ से ब्रेकडाउन है और एक किस वजह से ब्रेकडाउन है, जो रिवर जो ड्रेन हो रही कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, है ना। जैसे कि ये गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर आपके ड्रेन हो रही कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। मैंने उस दिन बताया था जो एलिवेशन है वो फ्रॉम साउथ टू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। इसका मतलब जो एलिवेशन मतलब हायर एलिवेशन इस साइड पर है, लोअर एलिवेशन इस वजह से, इस वजह से जो रिवर जो है वो ड्रेन कहाँ हो रही है, इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, अब एक और चीज मैंने पहले बता चुका हूँ कि ईस्टर्न घाट्स में दे आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर डिवाइडेड, है ना। बीच में डिवाइडेड है ड्यू टू द रिवर्स फ्लोइंग इन ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। The Western Ghats causes orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to the rise along the western slope of Ghats. अब orographic rainfall क्या होता है ना। orographic rainfall अगर आप देखें, जैसे ये सपोज करो कि हिल्स है वहाँ पे, है ना, जो हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में हिल्स है। अब जो क्लाउड्स जो होते हैं ना वो इस हिल की जो टॉप मोस्ट एज है वहां पर बन जाते हैं। अब जब रेन यहाँ से फॉल होती है ना, जब रेन फॉल होती है, सिंस विंड यहाँ से विंड भी चलती है तो विंड का डायरेक्शन अपवर्ड होता है और जो रेनफॉल का को वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इस टाइप के जो रेनफॉल जो पहाड़ के पीक के बिल्कुल पास में हो और जो रेन का डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्टेड हो, उस टाइप के रेनफॉल को ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। इसमें मेन जो कंडीशन जो इसमें फिनोमेना जो रोल प्ले करती है, जो नीचे से जो हवाएं चलती है ऊपर की तरफ अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन, इससे ऑरोग्राफिक रेनफॉल या इस पैटर्न ऑफ रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, ऑरोग्राफिक रेनफॉल।
different local names. The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. अब वेस्टर्न घाट्स जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पर जो वेस्टर्न घाट जो है वहां पर उनको लोकल जो डिफरेंट नेम्स हैं. The Western Ghats are known by different local names. The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. Western Ghats को वहाँ के different local regional names से जो different regions होते हैं उनके नामों से भी जाना जाता है as well as उनकी जो height है वो progressively increase हो रही है from northern part north to south. अब अगर हम देखें मैप में कि north to south कैसे पढ़ना है, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर बार मैं बताता हूँ. नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ इस तरफ हो जाएगा, साउथ इस तरफ हो जाएगा, तो वो एलिवेशन जो है नॉर्थ से इंक्रीज होते होते साउथ की तरफ आ रहा है ना, उसकी हाइट. ओके, इन हिल्स की जो एलिवेशन है वो नॉर्थ से साउथ तक इंक्रीज होते होते आ रहा है. ओके, द हाईएस्ट पीक इंक्लूड्स द अनायमुदी व्हिच इज 2695 meters and the Dola Beta 2637 meters. Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the Eastern Ghats. Eastern Ghats में जो highest peaks मानी जाती है वो अनायमुदी, डोडा बेटा and the Mahendragiri. Shevra Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of the ईस्टर्न घाट्स. ओके, और इसके साथ साथ और कौन से हिल्स हैं, शेवरॉय हिल्स एंड जावादी हिल्स. ओके, जो कि साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट में मौजूद है. अब साउथ ईस्टर्न आप लोग कैसे देखोगे, ये हमारा सदर्न पार्ट जा रहा है ना, सदर्न पार्ट है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है. तो इस डायरेक्शन में बेसिकली इस डायरेक्शन में हमारे ये माउंटेन पीक्स हमको मिलेंगे. अब हम इसके आगे बढ़ते हैं. One of the distinct features of Peninsular Plateau is the black soil area known as the Deccan Tract. एक सबसे खास जो इसका फीचर है पेनिनसुलर प्लेटो का कि वहाँ की जो सॉइल है वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल. ओके, जिसको कि डेक्कन ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन. शायद बहुत साल पहले यहाँ पे वॉल्केनोज रहे होंगे, इस वजह से, है ना. तो यहाँ सिंस हम जानते हैं जहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं वहाँ पर जो रॉक फॉर्म मिलता है वो भी इंग्लिश फॉर्म ऑफ रॉक्स मिलता है, बिकॉज जो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो उसमें से जो लावा निकलता है जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सबसे पहला जो शेप लेता है वो इंग्लिश फॉर्म ऑफ रॉक का ही लेता है. ओके, एक्चुअली दिस रॉक्स हैव बीन ड्रिल्ड ओवर टाइम एंड आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब जो ये रॉक्स हैं, है ना, जब ओवर टाइम से यहाँ पे लिखा है ड्यूरेटेड ओवर टाइम, मतलब कि जो वेयरिंग और टियरिंग होती है रॉक्स में, है ना, ड्यू टू द अर्थ प्रेशर है, रेन है, विंड है, इसकी वजह से जब रॉक्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे मीन्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओवर टाइम अपने लोग सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लास 8 में हमने पूरी सॉइल के बारे में पढ़ा था कि कितने साल लग जाते हैं सॉइल बनने में. ये सारे प्रोसेस होने से वहाँ पे जो रॉक्स का डिग्रेडेशन हुआ या फिर उनका डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से वहाँ पर ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margin of the Peninsular Plateau. The Aravalli Hills जो कि बहुत ही फेमस हिल्स हैं वो कहाँ लाई करती है, ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो. दे आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in the southwest and northeast direction. अब ये कहाँ, ये जो अरावली हिल्स है ये मतलब इरोडेड हिल्स, मतलब कि काफी इनके वियर एंड टियर होते हैं, इस वजह से ये टूट चुके हैं. एंड ये कहाँ से रन करते हैं, फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ये गुजरात से दिल्ली रन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. ओके, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा अगला फिजिकल फीचर इंडिया का मींस वन ऑफ द फिजिकल टोपोग्राफी जो कि है इंडियन डेजर्ट. द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स.
It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. रेगिस्तान सभी जानते हैं कैसा होता है, वहाँ पे sand dunes रहते हैं. These regions receive a very low rainfall below 150 mm per year. वहाँ पर ये रीजन काफी कम रेनफॉल होती है, सभी जानते हैं, और वहाँ पर साल भर में 150 mm यानी कि कम से कम 15 सेंटीमीटर बारिशें होती है. It has arid climate with low vegetation cover. वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही हार्श है, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी काफी कम है. Streams appear during the rainy season, but soon disappear into sand as they do not have enough water to reach the sea. जब रेनी सीजन होती है छोटी छोटी स्ट्रीम्स तो बन जाती है, पर लेकिन उनमें इतना पानी नहीं होता है कि वो सी तक पहुंच पाए. लूनी इज वन ऑफ द लार्ज रिवर इन दिस रीजन. इस रीजन में भी एक रिवर है लूनी, जो कि माना जाता है कि वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है इस रीजन में. ओके, इन द डेजर्ट रीजन. More prominent near the Indo-Pakistan boundary, if you visit Barchan's crescent-shaped dunes cover a large area, but longitudinal dunes becomes more prominent near the Indo-Pakistan boundary. ओके, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री है, वहाँ पे काफी लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि जो बहुत ही ऊंचे टीले बने हुए हैं सैंड ड्यून्स के. अब क्रेसेंट टाइप जो होता है वो ऐसा होता है, इसको आपको इमेज फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्रेसेंट फॉर्म क्या होता है. कुछ इस टाइप के जो टीले बनते हैं, कुछ इस टाइप के टीले बनते हैं, उसी को हम ब्रैचेस बोलते हैं, क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स बोलते हैं. तो ये बहुत ही कम जगहों पे ही पाए जाते हैं इन द इंडियन डेजर्ट. बेसिकली जो ड्यून्स मिलते हैं वो काफी लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊंचे ऊंचे टीले टाइप फॉर्म में मिलते हैं इंडियन डेजर्ट में. ओके, अब हम पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स मतलब जो हमारे ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन वाला जो पोर्शन है, इनके पास जो एक कोस्टल एरिया होते हैं, किनारे वाले एरिया जो होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, the peninsular plate is flanked by a stretch of narrow coastal straits running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. जो मैंने अभी समझाया है ना कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट में जो बिल्कुल जो कॉर्नर उनके बाउंड्री के अलावा जो स्ट्रिप जा रही है, एक नैरो स्ट्रिप जा रही है, वही हमारे इंडिया का कोस्टल प्लेन है. द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें मतलब वो वाला कोस्ट जो कि अरेबियन सी की तरफ है, सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच की तरह एक्ट करता है बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट. ओके, it is a narrow plain. It consists of three sections. The northern part of the coast is called the Konkan coast, और जो कि कौन से रीजन में, मुंबई टू गोवा वाला जो रीजन है उस वाले कोस्टल पार्ट को हम बोलते हैं कोंकण coast. The central stretch is known as Kannada plain, while the southern stretch is referred as the Malabar coast. Okay, आपके मैप में अगर होगा तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा कि ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में जो ये वाला पोर्शन है पूरा सदर्न पोर्शन वाला, ये हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं. ये वाला जो मुंबई टू गोवा वाला पोर्शन है कोंकण कोस्ट बोलते हैं. और ये के बीच में जो सेंट्रल पोर्शन है वो हम कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं.
ओके। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। अब जो प्लेन, जो कोस्टल प्लेन्स जो हमारे बे ऑफ बंगाल साइड में है वो काफी वाइड यहाँ पे बहुत चौड़े हैं, वेयर एज जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था वो बहुत ही नैरो था, मतलब पतला था। बट इन द ईस्टर्न जो हमारा कोस्टल प्लेन है जो कि बे ऑफ बंगाल किनारे वाला एरिया है काफी ब्रॉड है और काफी वेल लेवल है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इज रिफर्ड एज द नॉर्दर्न सिरका बाय द सदर्न पार्ट इट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। अब जो नॉर्दर्न जो मतलब अगर उसको डिवाइड कर दे, अगर कोस्टल प्लेन का अपर पोर्शन वाला पोर्शन है उसको नॉर्दर्न सिरकार के नाम से जानते हैं और जो नीचे पोर्शन है या फिर सदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी have found extensive delta on this coast। और ऐसी बहुत सारी बड़ी-बड़ी रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि यहाँ पे बड़े-बड़े डेल्टास बनाए हैं इस कोस्ट में। एंड आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डेल्टा क्या होता है, 7th और 8th दोनों क्लासेस में हम पढ़ के आ चुके हैं। लेक चिल्का इज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ना। यहाँ पे लेक है चिल्का जो कि काफी प्रोमिनेंट लेक है हमारे इंडिया की, वो इस ईस्टर्न कोस्ट में फ्लो करती है। The Silka Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Odisha to the south of Mahanadi Delta. Silka Lake कहाँ lie करती है? Between the state of Odisha to the south of Mahanadi Delta। और सबसे largest सी लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। ओके। अब अगर हम मैप में देखें तो मैप यहाँ पे दिखा था कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला पोर्शन आपका कोरोमंडल कोस्ट का है एंड जो ये वाला पोर्शन है आपका नॉर्दर्न सिरकार है। ओके। नाउ द आइलैंड्स। You have already seen that India is a vast mainland, है ना। अभी तक हमने पढ़ा, हमने बहुत सारे वो पढ़े कि हमने नॉर्दर्न हिमालयस पढ़े, फिर उसके बाद में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, फिर हमने पेनिनसुलर प्लेटो पढ़ा, फिर इंडियन डेजर्ट पढ़ा। हमने इतना सारा पढ़ा, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे हमारे आइलैंड्स के पास। हमारे इंडिया के पास भी 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, एक इन द अरेबियन सी एंड अनदर इज इन द बे ऑफ बंगाल। अब लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो मालाबार कोस्ट की तरफ है। अगर मैं आपको मैप में फिर से रिकॉल करूंगा, ये देखिए ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ओके। और यहीं पर देखिए मालाबार कोस्ट वाला रीजन भी है। ओके। These groups of islands composed of small coral islands. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amin Island. In 1973 these were named as Lakshadweep। 1973 से पहले इनको 3 नाम से जाना जाता था, Laccadive, Minicoy and Amin Island। पर लेकिन 1973 के बाद इन सब ग्रुप्स को एक ही नाम से बोलने लग गए as a Lakshadweep Island। It covers a small area of 32 square kilometer। कितना एरिया कंज्यूम करता है लक्षद्वीप आइलैंड? only 32 square kilometer। करावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। करावती आइलैंड जो है वो वहां का कैपिटल या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है लक्षद्वीप के वहीं सिचुएट करते हैं। दिस आइलैंड ग्रुप हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉना। इस आइलैंड ग्रुप में बहुत सारे आपको डिफरेंट डाइवर्सिटी मिल जाएगी, बोथ फ्लोरा एंड फॉना की। ओके। द पीटी आइलैंड व्हिच इज अनहैबिटेड एज द बर्ड सेंचुरी। वहां पर एक पीटी आइलैंड है जहां पर अनइनहैबिटेड मतलब वहां पे इंसान नहीं रहते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर एक बर्ड सेंचुरी, मतलब वहां पे बर्ड्स वहां पे बहुत पाई जाती है। ओके। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वहां पे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप के। ओके। और आप मैप में ध्यान देंगे तो कोई पूरा पोर्शन नहीं है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे डॉट्स बने हैं, दे आर सेपरेटेड, दे आर नॉट एक लाइन में नहीं है। ओके। दे आर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब व्हाट अब उसमें हमने बोला कोरल आइलैंड्स बने हैं, तो एक्चुअली कोरल्स का अपने कोरल्स आर द शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो कि कॉलोनीज बना के रहते हैं, ग्रुप्स में बना के रहते हैं, अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के रहते हैं। अब दे लिव इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। अब ये कहाँ ज्यादा पनप सकते हैं? जहाँ पर पानी थोड़ा गहरा हो, मड फ्री हो, मिट्टी कम हो और पानी थोड़ा गर्म हो। ओके, दे सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। वो अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, फिर उनके जो डेड जो उनके डिकेइंग जो रहते हैं, उनके एज एन ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग बॉडी बच जाती है ना, ये सब एक साथ डिपॉजिट होगा। उसकी वजह से ये आइलैंड बना है, जो हमारा बेसिकली कौन सा, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो बे ऑफ बंगाल में दूसरा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। They are bigger in size and more numerous and scattered। ये जो आइलैंड से काफी बड़े होते हैं, बड़े हैं, है ना। लक्षद्वीप के मुकाबले में उन आइलैंड्स को देखेंगे, अंडमान निकोबार, तो वहाँ पे आपको मोर देन 500 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स मिल जाएंगे, बट उनका जो एरिया है ना, वो बड़ा है। ओके, the entire group of islands is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south। अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को देखें तो उसको two categories में डिवाइड कर दिया। in the northern part the Andaman and in the southern part is Nicobar। it is believed that these islands are elevated portion of a submarine mountains। ऐसा ये माना जाता है by the geologists कि ये आइलैंड्स सबमरीन माउंटेन्स है, मतलब जो माउंटेन्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ये उनका जो टॉप मोस्ट वाला पोर्शन जो हमें सतह पर दिख रहा है। ओके, दिस आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। दिस आइलैंड्स lie close to equator and experience equatorial climate and has a thick forest cover। ये आइलैंड्स काफी इंपॉर्टेंस देते हैं फॉर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज वेल एज इट हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हालांकि जो हमारा आइलैंड है, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये since this island is lies close to the equator, experience equatorial climate and has a thick forest cover। since ये आइलैंड जो है ये फॉरेस्ट के इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर है वो जो वहाँ का क्लाइमेट है वो काफी इक्वेटोरियल है। मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब हम लोग वेरियस क्लाइमेट के बारे में पढ़े थे, इक्वेटोरियल पोर्शन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेट होता है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। ओके, रेनफॉल भी होती है बहुत ज्यादा, एज वेल एज इन समर सीजन बहुत ज्यादा हॉट। समर सीजन आर वेरी हॉट एज वेल एज द विंटर सीजन आर वेरी एवरेजली below। India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and the Nicobar Island। India's का अधिकतर जो एक्टिव वोल्केनो जो इंडिया में पाए जाते हैं वो सिर्फ अंडमान और निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड में ही पाए जाते हैं। बैरन आइलैंड मींस वहाँ पे कोई इंसान या फिर कोई इंसान वहाँ पे रिसाइड नहीं करते हैं। A detailed account of the different physiographic units highlight the unique features of each region। अगर हमने इस पूरे चैप्टर में हमने पूरा डिटेल्ड पढ़ा कि हमारे कौन कौन से फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्या यूनिकनेस हमारे इंडिया के फिजिकल टोपोग्राफी में है। It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources। और ये सारे जो डिफरेंट रीजन्स है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे जो कंट्री को रिसोर्सफुली काफी नेचुरल रिसोर्सेज से काफी रिच करते हैं। The mountains are the major sources of water and forest wealth। Mountains यहाँ पे मेजर सोर्स माने जाते हैं पानी के, इसलिए इंडिया में जो मानसून रेनफॉल होती है वो काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि वो पूरे साल भर के लिए हमें हमारे पानी स्टोरेज के हिसाब से काम करती है। ओके, The northern plains are the granaries of the country, whereas the northern plains जो होते हैं हमारे granaries, मतलब कि हमारे जो अनाज है वो प्रोवाइड हमें नॉर्दर्न प्लेन करता है। इस तरीके से बिल्कुल खाने का जो पूरा भंडारण जो होता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स की वजह से होता है। They provide the base for early civilization। The plateau is the storehouse of the minerals, whereas अगर हम प्लेटूज की तरफ आए तो वहाँ हमने पहले
रॉक्स की वजह से बने हैं, बहुत पुराने और उनका ओल्डेस्ट लैंड कौन से, तो वहाँ पे मिनरल्स काफी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेट में आपको आयरन मिलता है ना। लास्ट क्लास में हमने नेचुरल रिसोर्सेज का ही पढ़ा था, इस प्लेटों में क्या क्या मिलता है, तो हमें वेरियस मिनरल रिसोर्सेज भी इन प्लेटोज पर मिलते हैं। ओके, which plays an important crucial role in the industrialization of the country, इससे काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। द कोस्टल रीजन्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स ऑफ फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। अब हमने पढ़ा था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्यों, ताकि वहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, जो शिप आती है वो वहाँ पर अपन अपने गुड्स को या फिर वहाँ पर वो कुछ समय रेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई गुड्स वहाँ पर पहुँचाना हो, एक तरीके से हार्बर पोस्ट की तरह काम करते हैं हमारे आइलैंड ग्रुप, एंड एज वेल एज फिशिंग के लिए भी काफी काम आते हैं। Thus, the diverse physical features of the land have given future possibilities of development. और ये डाइवर्सिटी में भी हमारे लोकेशन में जो डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उसकी वजह से हम फ्यूचर में और भी काफी डेवलपमेंट ला सकते हैं, जो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल है ड्यू टू दिस फिजियोग्राफिक डिवीजन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।